नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अति चालकता। अंग्रेजी में इसे कहें तो सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारे सिलेबस में दे रखी है और एक दो बार ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि अति चालकता क्या है। ज़्यादा मैटर हायर क्लासेज में आएगा, यहाँ बहुत थोड़ा मैटर है। इसका मतलब समझिएगा, अगर कोई पदार्थ हमारे पास है, उसका टेम्परेचर हम ज़्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास लोहे का वायर है और उसको हम गर्म कर दें और फिर उसके अंदर करंट फ्लो करें, तो उस लोहे के वायर का प्रतिरोध ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रखें तो उसका प्रतिरोध कम प्राप्त होगा। इसी प्रकार किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है, जो जो टेम्परेचर को कम करेंगे उसका प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम 0 केल्विन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोध की वैल्यू और कम होती चली जाती है। तो एक ऐसी पोजीशन आती है जिस पोजीशन पर प्रतिरोध घटकर अचानक लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध शून्य हो जाने से उसकी चालकता बहुत अधिक हो जाती है और इस गुण को अति चालकता कहते हैं। दोबारा समझना मेरी बात, किसी पदार्थ का टेम्परेचर जब एक निश्चित ताप से कम कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटकर अचानक शून्य के बराबर हो जाता है, जिससे उसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं। अब हम इसको जरा पढ़ के देखते हैं। कुछ धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप एक निश्चित ताप से कम किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थों के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। वही बात है जो आपको मैंने बताई थी। 1911 में डच भौतिक शास्त्री कार्ल ओन्स ने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था और उन्होंने पाया कि जब पारे का ताप 4.2 केल्विन किया जाता है, मतलब पारे का जो टेम्परेचर है जब 4.2 केल्विन करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। आगे बात समझ में। 1911 में डच भौतिक शास्त्री जिनका नाम था कार्ल ओन्स, उन्होंने पाया कि पारे के टेम्परेचर को जब 4.2 केल्विन किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता घटकर अचानक शून्य हो जाती है और इस व्यवस्था को अतिचालकता कहते हैं। तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाए उसे उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहते हैं। और ये जो क्रांतिक ताप है ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे पारे के लिए 4.2 केल्विन है, ऐसे अन्य किसी पदार्थ के लिए ये टेम्परेचर अलग होगा। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो शून्य हो जाए उसे उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहते हैं। क्लियर। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको अति चालकता का ये जो छोटा टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में इस कॉमनली इससे 1 नंबर का सवाल ही बनता है कि अति चालकता किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अब अगर कभी एग्जाम्पल की बात पूछ ले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पारे का ताप जब 4.2 केल्विन कर देते हैं तो उसका प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। अगर आपसे क्रांतिक ताप की डेफिनेशन पूछ ले अति चालकता के संदर्भ में तो फिर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। अगला टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है। प्रतिरोध संयोजन 2 प्रकार का होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। वेरी मोस्ट है, बहुत सिंपल है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए आप, सबसे पहला है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन का आपको ज्ञान तो हो ही गया होगा 10th क्लास में, फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ये बिल्कुल सिंपल है, सरल है, फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, ये कोई प्रतिरोध है जिसको मैं R1 कह रहा हूँ, ये दूसरा प्रतिरोध है जिसको मैं R2 कह रहा हूँ और ये तीसरा प्रतिरोध है जिसको मैं R3 कह रहा हूँ। इन तीनों को कंटिन्यू जोड़ दिया गया है। कंटिन्यू जोड़ देने के बाद यहाँ पर ये एक बैटरी लगी हुई है और एक कुंजी लगी हुई है और ये कंप्लीट, ये इसका परिपथ का संयोजन हो गया। अब इसमें देखो विशेषता क्या है इस संयोजन की। इस संयोजन की विशेषता ये है कि श्रेणीक्रम संयोजन में धारा I क्या रहती है,
नियत रहती है और विभव V अलग अलग रहता है। अगर आपको ये बात याद है तो इसके आधार पर ही इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। समझना मेरी बात को कि ये I धारा मतलब प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एक समान हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए इसको, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान एक समान हो, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जहाँ तक मैं मान दो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये डायग्राम आपको उतारना है। ये R1 R2 R3 V1 V2 V3 और धारा I है और ये V वोल्ट की बैटरी के कुंजी यहाँ पर जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं, परिपथ के बारे में कुछ लिखते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। माना इन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 तथा V3 हैं, तब कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपको याद रखना कि जो चीज़ यहाँ अलग अलग थी ना, जो चीज़ यहाँ अलग अलग थी उसी को हमें जोड़ना है। समझ रही मेरी बात को? मतलब कि इसमें V1 V2 V3 अलग अलग है तो उसको ही जोड़कर हम पहली स्टेप तैयार करेंगे। ऐसे समांतर क्रम संयोजन में I1 I2 I3 अलग अलग रहेगा तो हम वहाँ पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे। क्लियर? मतलब जो डिफरेंस हो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 1। अब चूंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, हम जानते हैं ओम के नियम से। तो देखो, तो ये जो V है इसकी जगह तो IR लिख देंगे। अब इस V1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। आपको सब में I क्यों आया, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इसलिए हर जगह I आएगा। तो प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 इज इक्वल टू IR1, द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर IR2 और तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर IR3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 की जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो IR बराबर हो गया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I से I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्लियर? चाहे तो मैं एक स्टेप यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, I कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अब इस I से ये I कट गया है। यदि स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध रहेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक।